हेलो एवरीवन। भाई ये सेकंड लेक्चर है मियोसिस का और इसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जहाँ पे हमने एंड किया था। हमने जो लास्ट एंड किया था हमने जो लास्ट एंड किया था वो बेसिकली क्या था हमारे पास। जो हमने लास्ट एंड किया था वो बेसिकली ये था कि हम डायकाइनेसिस पढ़ रहे थे। अब मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो एनसीईआरटी में गिवन है, मेंशन है और आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपने अगर पढ़ा हो लास्ट लेक्चर तो आपने ये पढ़ा था कि माइटोसिस में क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस होते थे मेटाफेज में। यहाँ पर डायकाइनेसिस मींस प्रोफेज में ही कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है। तो जो हमारे पास कंडेंसेशन है, जो हमारे पास कंडेंसेशन गेट कंप्लीट, कंडेंसेशन गेट कंप्लीट किसके अंदर कंप्लीट हो जाती है? इन प्रोफेज। बेसिकली हमारे पास डायकाइनेसिस में कंप्लीट हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो डायकाइनेसिस में होता है वो ये है कि मेरे पास ये जो क्रोमोसोम थे इन्होंने क्या बना रखा था, इस पेयर ने क्या बना रखा था, इस तरीके से हमारे पास हमारे पास ये कैइजमेटा हमें अपीयर हुआ था। ये जो कैइजमेटा है इसकी टर्मिनलाइजेशन होगी। टर्मिनलाइजेशन का मतलब ये है कि ये जो कैइजमेटा है ये एंड पर चला आएगा। एंड पर चले आने का मतलब ये हुआ कि ये जो कैइजमेटा है ये हमारे पास एंड पर आ गया। एंड पर मींस ये ऐसे देखिए, ये दोनों नीचे मूव करेंगे। जैसे ये आर्म इस साइड आएगी और ये वाली आर्म इस साइड आएगी तो इससे ये टर्मिनल पॉइंट्स पे आ जाएगा। तो इसे इस पॉइंट को हम कह रहे हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा वो हमारे पास कहां हुआ? डायकाइनेसिस में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट के पर्पज से, ठीक है। अब जरा ये देखिए, क्योंकि डायकाइनेसिस लास्ट स्टेज है किसकी? प्रोफेज वन की। तो इसमें वो सारे चेंजेस करिए जो नॉर्मली नॉर्मली हमारे पास किसी प्रोफेज में होते थे। कौन से चेंजेस थे बताइए मुझे। सबसे पहला चेंज क्या था कि हमारे पास जो खत्म होना चाहिए था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होनी चाहिए थी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर डिसअपीयर करिए, बहुत जरूरी है ये बात समझना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कर दी। ईआर, गॉल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस, ये भी ईआर, गॉल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस ये भी हमारे पास डिसअपीयर हो जाएंगे डायकाइनेसिस खत्म होते होते। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि सेंट्रोजोम हमारे पास अपोजिट पोल पे मूव करेगा। तो स्पिंडल फाइबर हमारे पास अपीयर होंगे। ये चेंजेस आपको समझ आने चाहिए किसमें होते हैं? डायकाइनेसिस में। क्लियर। तो अगर आपको सिचुएशन में दिखाऊं डायकाइनेसिस में क्या दिख रही है हमें, डायकाइनेसिस में जो सिचुएशन दिख रही है वो ये दिखेगी कि आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगी और ये जो सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे गए इनसे हमारे पास स्पिंडल आने लगेंगे और उनपे हमारे पास अब क्रोमोसोम अटैच होंगे क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूटने के बाद क्रोमोसोम किसमें है? साइटोप्लाज्म में। तो अब उनसे क्रोमोसोम अटैच होने लगेंगे और क्रोमोसोम अभी भी पेयर की फॉर्म में, मतलब क्योंकि वो पॉइंट जो है वो अभी भी जुड़ा हुआ है, तो क्रोमोसोम अभी भी हमारे पास किसकी फॉर्म में है? पेयर की फॉर्म में है। तो हम जो अब स्टेज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेटाफेज वन। अब मेटाफेज वन में ये स्पिंडल फाइबर जो हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये क्रोमोसोम पर आकर ऐसे अटैच हो जाएंगे। मींस स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पे अटैच होंगे। तो आपको क्या दिखने वाला है? देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास ये एक क्रोमोसोम बनाया मैंने, ध्यान से देखिएगा, और उससे मेरे पास ये अटैच है, यहां पर इस तरीके से अटैच है। तो ये मेरे पास जो है, मेरे पास ये एक और क्रोमोसोम है जिसपे ये इनके क्या है, हमारे पास ये इनके सेंट्रोमियर है और यहाँ पर ये अभी अटैच है। इनके ऊपर हमारे पास जो सेंट्रोमियर है उस पे एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो इस पे ये काइनेटोकोर बना हुआ है। अब इस काइनेटोकोर पर हमारे पास स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच हो जाएंगे। वो स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं उन्हें हम क्रोमोसोमल फाइबर बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल फाइबर। अब जरा आप सोचो कितने क्रोमोसोमल फाइबर हैं? वन और टू। एनसीईआरटी की लाइन पढ़िएगा आपको समझ आएगा। एनसीईआरटी ने बोला है कि दो फाइबर एक पेयर पे अटैच होंगे, ऑन पेयर। अगर आपको माइटोसिस याद हो, वहां पर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर दो काइनेटोकोर होते थे।
दो काइनेटोकोर होते थे और उन दो काइनेटोकोर पर हमारे पास ऐसे क्रोमोसोमल फाइबर जुड़ते थे। तो वहां एक क्रोमोसोम पर दो क्रोमोसोमल फाइबर है। यहाँ पर एक पेयर पर आप देखिए ध्यान से, ये एक पेयर है, उस पर दो क्रोमोसोमल फाइबर है। यही डिफरेंस है मेटाफेज और मेटाफेज वन में, क्योंकि यहाँ पेयर पर दो धागे हैं और वहां एक सिंगल क्रोमोसोम पर दो धागे थे। इस वजह से मुझे डबल मेटाफेजिक प्लेट दिखेगी। आपको सेल के अंदर ऐसा दिखेगा कि जो क्रोमोसोम पेयर हैं, जो हमारे पास क्रोमोसोम पेयर हैं, ये रहा क्रोमोसोम पेयर, ये हमारे पास जो क्रोमोसोम पेयर हैं, देखिए ध्यान से, ये जो क्रोमोसोम पेयर हैं हमारे पास, इस क्रोमोसोम पेयर इस क्रोमोसोम पेयर की जो एक जो होमोलोगस पेयर की है लाइन, यहां पर मुझे, मैं अगर ये क्या बना रहा हूं, इस तरीके से सेंट्रोसोम बना रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है, एक पेयर पर आ रहे हैं दो धागे। आप देख लीजिए, एक पेयर पर दो थ्रेड ऐसे अटैच हो रहे हैं। तो आपको क्या दिखेगा, एक प्लेट ये है जो इन क्रोमोसोम की है, इन क्रोमोसोम की, और एक प्लेट मेरे पास ये है, ये वाली एक प्लेट ये है। देखिए दो प्लेट बनेंगी, एक ये मेटाफेजिक प्लेट होगी जो इनकी होगी, जो ये वाले क्रोमोसोम है इनकी होगी, और एक मेटाफेजिक प्लेट इनकी होगी। तो इसीलिए हमें दो मेटाफेजिक प्लेट दिखेंगी, जिन्हें मैं कहूंगा डबल मेटाफेजिक प्लेट, जिन्हें मैं कहूंगा डबल मेटाफेजिक प्लेट। तो मेरे पास डबल मेटाफेजिक प्लेट दिखेगी, डबल मेटाफेजिक प्लेट दिखेगी। और ये डबल मेटाफिजिक प्लेट मुझे किस पर दिखेगी, मुझे किस पर दिखेगी, इक्वेटर पर। तो याद रखें, माइटोसिस के मेटाफेज में एक क्रोमोसोम पर हमारे पास दो थ्रेड होते हैं। देख लीजिए, दो क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं। पर मैंने फिर बताया इस बात को कि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस के मेटाफेज पर एक जो पेयर होता है, उस पेयर के उस पेयर पे हमारे पास दो धागे होते हैं। पेयर पे दो धागे, देखिए यहाँ पर ये दोनों धागे सेम क्रोमोसोम पर, यहाँ पर एक क्रोमोसोम पे दो धागे। अब क्या होने वाला है, अब ये पेयर सेपरेट होगा। अगर अब याद हो आपको कि एनाफेज में क्या होता था, एनाफेज में ये सिस्टर क्रोमेटिड बीच में से सेपरेट होते थे, ये सिस्टर क्रोमेटिड बीच में से सेपरेट होते थे। लेकिन एनाफेज वन में ये पेयर अलग होगा, मतलब ये एक क्रोमोसोम पूरा नीचे और एक क्रोमोसोम पूरा ऊपर मूव करेगा। तो अब हम बात करते हैं एनाफेज वन की, हम बात कर रहे हैं एनाफेज वन की। एनाफेज वन एनाफेज वन रियल सेंस में रिडक्शन करता है, मींस क्रोमोसोम पेयर जो अलग होते हैं, क्रोमोसोम पेयर जो अलग होते हैं हमारे पास, क्रोमोसोम पेयर जो अलग होते हैं वो एनाफेज वन में अलग होते हैं। तो मेरे पास जो क्रोमोसोम पेयर है, देखिए ध्यान से, मेरे पास ये क्रोमोसोम पेयर जो हैं वो हमारे पास किस में अलग होते हैं, किस में अलग होते हैं, एनाफेज में, एनाफेज वन में अलग होते हैं। तो देखिए इसको, ये जो क्रोमोसोम पेयर है हमारे पास, ये जो क्रोमोसोम पेयर है हमारे पास, ये कब अलग होंगे, एनाफेज वन में। तो मैंने इस पेयर पे ये धागे जोड़ दिए इस तरीके से, ध्यान से देखें, क्लियर। अब ये क्रोमोसोम ऊपर मूव करेगा, ये नीचे मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर ये 46 क्रोमोसोम होते, मतलब अगर ये क्रोमोसोम 23 पेयर होते, मैंने तो ये 3 पेयर बनाए हैं, 23 पेयर होते, तो उसमें से 23 क्रोमोसोम ऊपर मूव करते और 23 क्रोमोसोम नीचे मूव करते। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर हो जाता हाफ। अब जरा इसकी और बात समझिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। होता ये है कि पूरा पूरा पेयर में से एक एक अलग हो रहा है, मींस एक क्रोमोसोम यहां से ऊपर जा रहा है और एक क्रोमोसोम यहां से नीचे जा रहा है, नंबर हाफ हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पज से। क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, ये जो क्रोमोसोम पेयर है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जो क्रोमोसोम पेयर है, इनका अलग होना मतलब इनमें से कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा, इसके अलग होने पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इनका अलग होना इज नोन एज सेग्रीगेशन। ध्यान से सुनेंगे, मैं इस चीज को समझा रहा हूं। जैसे ये क्रोमोसोम है तुम्हारे पास, ये जो क्रोमोसोम आपके पास है, आप जरा ध्यान से देखें इसे, ये जो क्रोमोसोम आपके पास है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, जो इसका पेयर था, इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ था। अब ये जुड़ा हुआ क्रोमोसोम अलग होना मतलब हमारे पास इन दोनों का एक दूसरे से अलग होना इज नोन एज डिसजंक्शन। मतलब ये यहां पर अटैच थे,
अब ये अटैचमेंट खत्म हो गई तो उसे हम कहेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब ये दोनों अब यहां से अलग हो गए। अब जब ये ऊपर नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे जाने का मतलब मान लो ये क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है और ये क्रोमोसोम नीचे जा रहा है, उसे हम कहेंगे सेग्रीगेशन। उसे हम क्या कहेंगे? सेग्रीगेशन। मतलब हमने ये बताया कि ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है जब ऊपर नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे जाने का मतलब ये क्रोमोसोम ऊपर चला गया और ये क्रोमोसोम दूसरे वाला जो है हमारे पास नीचे आ गया, इसे हम कह रहे हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन कैसे रिलेट है कि पहले यहां से अलग होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, दैट इज डिसजंक्शन। फिर जब ये ऊपर नीचे मूव करेंगे इसे कहेंगे सेग्रीगेशन। क्लियर? अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए, नॉन डिसजंक्शन का मतलब अगर ये अलग ना हो तो पूरा का पूरा पेयर एक साइड चला जाएगा, इसे ही कहते हैं हम, ये एन्यूप्लॉइडी का रीजन है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ऊपर वाले में 24 हो जाएंगे और नीचे वाले में चले जाएंगे 22 क्रोमोसोम। तो एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी का मतलब जो नंबर चेंज होता है क्रोमोसोम का, उसका मेन मेन रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है एन्यूप्लॉइडी का? मेन रीजन क्या है जिसे हम कहेंगे, जिसे हम कहेंगे डिसजंक्शन। मेन रीजन क्या है? नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, नॉन डिसजंक्शन। अब जरा आगे देखिए, अब जरा आगे देखिए कि अब हम क्या बात और कर रहे हैं। देखिए मैंने जो ये जो सेल बनाया, ध्यान से देखिएगा एक चीज, मैंने एक चीज और बोली। मैंने कहा कि ये जो है, ये जो क्रोमोसोम है, देखिए ये जो क्रोमोसोम है, मैंने एक चीज और कही, मैंने कहा ये जो क्रोमोसोम पेयर है, इनका अलग होना, इनके अलग होने पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इनमें से ये ग्रीन वाला ऊपर जाएगा कि येलो वाला नीचे जाएगा, इनमें से कोई भी रैंडमली ऊपर नीचे मूव करेगा, तो इनका अलग होना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब हुआ? डेफिनेशन क्या है आपके पास? सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, इस पेयर की सेग्रीगेशन, इस पेयर की सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, segregation of one pair is independent to segregation of another pair, segregation of another pair, clear? segregation of another pair, clear? segregation of another pair, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपको ये बात समझ आई है तो मेरे इस बात का क्या मतलब निकाल सकते हो आप? देखिए क्या निकालोगे। अगर आपके पास इस क्रोमोसोम पर, ये मैं पेयर बना रहा हूं इसके साथ का, मैं इसके साथ का ये पेयर बना रहा हूं, ऐसे ही मेरे पास मैंने ये वाला पेयर बना दिया ऐसे करके। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर, मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि ये ऊपर नीचे मूव करेंगे। क्लियर? अगर इन पे मैं जीन लिख दूं, इस पर कैपिटल ए लिख दूं, इस पे स्मॉल ए लिख दूं, इस पे कैपिटल बी लिख दूं, इस पे स्मॉल बी लिख दूं, इस पे स्मॉल डी लिख दूं, इस पे कैपिटल डी लिख दूं, तो इनके अलग होने से मतलब मान लो नीचे आ गया कैपिटल ए, तो इन दोनों में से कोई भी नीचे आ सकता है, कैपिटल बी भी तो आ सकता है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनसे वेरिएशन आती है। तो मियोसिस में दो जगह वेरिएशन आती है। एक जगह कहां पर वेरिएशन आती है? एक जगह वेरिएशन आती है कहां पर? एक जगह वेरिएशन आती है मेरे पास पैकेटीन में। दूसरी जगह वेरिएशन आती है एनाफेज 1 में, जहां पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। मतलब अगर आपके पास इस तरह के जीनोटाइप का कोई गिवन है तो वो जो वेरिएशन आती है वो एनाफेज 1 में आती है कि कौन ऊपर मूव करेगा और कौन नीचे मूव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। इसी वजह से आप कैसे निकालोगे? मान लो अगर आपके पास दो पेयर हैं, दो पेयर क्रोमोसोम है, दो पेयर या तीन पेयर है, तीन पेयर में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर 3 8। जैसे मैंने ये तीन पेयर लिखे हैं, इनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? आप चाहो लिख लो इसको। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। चार ये हो गए और स्मॉल ए लिख के चार और बना सकता हूं। ऐसी अगर ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं, तो 2 की पावर 23 टाइप के गैमेट एक ह्यूमन बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि दो में से मान लो मैं पूछता एक मेल कितने टाइप के गैमेट बना सकता है, मैं क्रॉसिंग और इंक्लूड नहीं कर रहा,
वो होंगे 2 के पावर 23 टाइप के, क्योंकि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए दो ह्यूमन की कभी फेस, कभी फीचर्स मैच नहीं करते। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनाफेज के बाद टीलोफेज में, एनाफेज के बाद टीलोफेज में मुझे क्या दिखेगा, टीलोफेज में मुझे क्या दिखेगा, टीलोफेज, टीलोफेज में मुझे क्या दिखने वाला है, टीलोफेज में मुझे क्या दिखने वाला है कि ये जो है, ध्यान से सुनेंगे, ये टीलोफेज में क्या होगा, मेरे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका होगा, मतलब जो 46 क्रोमोसोम मान लो ह्यूमन में थे, 23 क्रोमोसोम यहाँ, 23 नीचे, 23 ऊपर, 23 ऊपर 23 नीचे, ऐसे मिल जाएंगे। और वो क्रोमोसोम अब डीकंडेंस होकर ऊपर क्रोमेटिन बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास सेल में अब हमारे पास जो सेल में हमारे पास क्या बनेंगे, इस तरीके से हमारे पास क्रोमेटिन दिखेंगे। तो मेरे पास ऊपर क्रोमेटिन आ जाएगा और हमारे पास नीचे भी क्रोमेटिन, ऊपर भी क्रोमेटिन आ गया। क्लियर? तो मुझे क्रोमेटिन दिख जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मेरे पास क्रोमेटिन आ जाएगा। और टीलोफेज में फिर मेरे पास क्या बन जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे बन जाएगी। और ये दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस, मैं फिर रिपीट करूंगा, डिप्लॉइड था 2n इज इक्वल टू 46, तो ये जो दोनों न्यूक्लियस बने ये n है। लेकिन फर्क ये है कि हर एक n वाले में क्रोमोसोम ऐसे वाला है, मतलब जिसमें दो क्रोमेटिड है, इसलिए इनका अमाउंट 2c है। अमाउंट क्या है, 2c। तो n और अमाउंट 2c वाले दो न्यूक्लियस टीलोफेज में बन जाएंगे और बाकी चीजें वापसी आएंगी। कौन कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी, ईआर, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस, ये चीजें फिर से आएंगी अगर ये इन्वॉल्व होगा प्रोटीन बनाने में। क्लियर? अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या होने वाला है, इसके बाद हम ये देखेंगे क्या होगा। तो टीलोफेज के बाद, टीलोफेज 1 जो था, ये मेरे पास टीलोफेज 1 जो था, उसके बाद मेरे पास गैप आता है मियोसिस 1 और 2 के बीच में, जिसे हम नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस। नाउ व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? Interkinesis is a gap between meiosis 1 and meiosis 2। meiosis 1 और meiosis 2 के बीच का गैप है। मैंने एक चीज आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि meiosis 1 के लास्ट में आपको क्रोमेटिन को डीकंडेंस करना है। क्रोमेटिन को आप क्या कर रहे हैं, क्रोमेटिन को आप क्या कर रहे हैं, डीकंडेंस कर रहे हैं। और आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रोमेटिन को डीकंडेंस कर रहे हैं और अगली स्टेज में आप क्रोमेटिन को कंडेंस कर रहे हैं। डीकंडेंस कर रहे हैं किसमें, मियोसिस 1 के लास्ट में। मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में आप वापसी कंडेंस कर रहे हैं। इसीलिए जो क्रोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम इन टीलोफेज 1 नॉट कम इन कंप्लीट डिस्पर्शन स्टेट। कंप्लीट डिस्पर्शन से पूरी तरीके से नहीं खुलता, क्योंकि उसको दोबारा यहां कंडेंस होना है, दोबारा कंडेंस होना है, इसलिए पूरी तरह से नहीं खुलता। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कुछ है जो डबल होगा, हाँ, हमारे पास ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये सेंट्रोजोम जो है ये डबल होंगे। क्लियर? क्योंकि दोनों सेल में मेरे पास अभी एक एक है, तो इनको डबल करना पड़ेगा मियोसिस 2 के पहले। तो कौन सी ऑर्गेनल डबल होती है, सेंट्रियोल डबल होते हैं एनिमल सेल में, किसमें, इंटरकाइनेसिस में। ये याद रखना आपने। अब इंटरकाइनेसिस के बाद मेरे पास स्टार्ट होगी मियोसिस 2। नाउ दिस मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस। मियोसिस 2 जो है वो लाइक माइटोसिस है, लाइक माइटोसिस। क्यों माइटोसिस जैसा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। माइटोसिस जैसा क्यों है, क्योंकि इसमें हम इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करेंगे, मतलब हम इनमें जो सेपरेशन करेंगे, इस सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करेंगे मियोसिस 2 में। और माइटोसिस में भी हम ऐसा करते थे, लेकिन एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि माइटोसिस में जो सिस्टर क्रोमेटिड होते थे, ये दोनों 1 और 2, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते थे। ये जेनेटिकली क्या होते थे, आइडेंटिकल होते थे। क्लियर? लेकिन लेकिन मियोसिस में क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गई थी, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है हमारे पास,
ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये हमारे पास जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड इससे जेनेटिकली सेम नहीं है। क्लियर? तो एक चीज आप समझ सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से नॉन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बने हैं, जिनको आप अलग करोगे, जिनको आप अलग करोगे किसमें? मियोसिस में, मियोसिस 2 में। दूसरा, माइटोसिस में मैंने क्या बताया, डिफरेंस देख लीजिए। माइटोसिस और मियोसिस 2 में डिफरेंस देख लीजिए। सिमिलैरिटी तो पता है हमें कि बिल्कुल सेम टाइप से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड वो आइडेंटिकल थे जिन्हें आप अलग कर रहे हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या थे? आइडेंटिकल थे। यहां पर वो सिस्टर क्रोमेटिड नॉन आइडेंटिकल हैं, नॉन आइडेंटिकल। बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज क्या है बेटा? दूसरी चीज क्या है? माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में हो सकती है। माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में होती है, और मियोसिस 2 ओनली हैप्लॉइड में होती है, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद होती है। तो मियोसिस 2 हमेशा हैप्लॉइड में होगी, मियोसिस 2 हमेशा हैप्लॉइड में होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो मियोसिस जो होगी वो 2C के सेल को C और C में डिवाइड करेगी। इसके बाद की हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे कि कौन से स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 इज लाइक माइटोसिस प्रोफेज, और हमारे पास प्रोफेज 2 में हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास ये दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं दोनों पोल्स पे। इसमें हमारे पास फिर से क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? फिर से क्रोमोसोम दिखने हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? क्रोमोसोम दिखने हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे हमारे पास किसमें? प्रोफेज 2 में। क्लियर? क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो स्पिंडल फाइबर बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब सेंट्रोसोम खुद को ऐसे लगाएंगे इस डायरेक्शन में, और स्पिंडल फाइबर ऐसे बनेगा पिछले वाले से परपेंडिकुलर। इस तरीके से स्पिंडल फाइबर बनेगा। तो अभी स्पिंडल फाइबर ऐसे बन रहा है, और जब मियोसिस 1 करी थी तो वो ऐसे बने थे। तो स्पिंडल फाइबर की डायरेक्शन ये होगी। ऑल दो डिफरेंट डायरेक्शन भी हो सकता है, टाइप ऑफ मियोसिस पे डिपेंड करता है। क्लियर? वो ऐसे भी हो सकता है कि दोनों ऐसे भी बना दे मियोसिस 2 में, ये भी पॉसिबल है। ठीक है? डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल पे। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा? प्रोफेज 2 जब एंड होगा तो क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले हमारे पास हम कहेंगे गोल्जी, ईआर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ये चीजें डिसअपियर हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। उसके अलावा उसके अलावा क्या होगा बेटा? उसके अलावा क्या होगा? यहाँ पर लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के बाद, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने के बाद ये किस में आ जाएगा? ये मेटाफेज 2 में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? मेटाफेज 2 में। क्योंकि हम माइटोसिस पढ़ चुके हैं तो हम इसको कम डिटेल में भी पढ़ेंगे तो बातें समझ आएंगी। मेटाफेज 2 में आ जाएगा। मेटाफेज 2 में आपको क्या दिखेगा? क्रोमोसोम जो है उन पर हमारे पास स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। क्रोमोसोम जो है हमारे पास, उन पे हमारे पास स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। क्लियर? हमारे पास स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। तो जो क्रोमोसोम है उस पर हमारे पास स्पिंडल फाइबर ऐसे जो हम बनाएंगे अभी उस तरीके से अटैच होंगे। देखिए, ये हमारे पास क्या थे? सेंट्रोसोम, और क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर को अटैच करके उसे मेटाफेजिक प्लेट पर ले आएंगे। ऐसे मेटाफेजिक प्लेट पर ले आएंगे। तो मेरे पास ये, अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से स्पिंडल फाइबर बने हैं, और ये मेटाफेजिक प्लेट है जो हम देख रहे हैं। ये मेटाफेजिक प्लेट है। एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्वेशन जो आप कर पा रहे हैं वो ये है कि एक क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम पर दो धागे जुड़ रहे हैं। ऐसे दो धागे जुड़ रहे हैं, जबकि मियोसिस 1 में हमारे पास एक पेयर पर दो थ्रेड थे। तो ये दो क्रोमोसोमल फाइबर जुड़ेंगे, और वो जुड़ेंगे कहां पर? काइनेटोकोर पर। काइनेटोकोर एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होगा, उस पर जुड़ेंगे। और अब ये बीच में से सेपरेट होगा, और इन्हें मैं दोनों पोल पे मूव कराऊंगा किसमें? एनाफेज 2 में। तो एनाफेज 2 इज लाइक एनाफेज ऑफ माइटोसिस, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। एनाफेज 2 में क्या अलग होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड।
पर नाउ दीज सिस्टर क्रोमेटिड आर जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल। तो जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड जो है, जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट होंगे किसमें, वो सेपरेट होंगे हमारे पास किसमें, किसमें सेपरेट होंगे, एनाफेज 2 में। और आपको वो कैसे दिखेंगे जाते हुए, अगर आपको याद हो कि हम क्रोमोसोम को कैसे तोड़ते थे, इस तरीके से जब ब्रेक करते थे, सेपरेट करते थे सिस्टर क्रोमेटिड को, और जब उन्हें पुल करते थे, पुल करने पर ऐसे शेप दिखती थी। तो उसी तरह की शेप मुझे यहां दिखेगी, उसी तरीके की शेप मुझे क्या दिखेगी, यहां दिखेगी ऐसे, कि ये पोल की तरफ जा रहे होंगे ऐसे। क्लियर? इस तरह की शेप मुझे यहां विजिबल होगी। आप देख सकते हैं मुझे इस तरह की शेप यहां विजिबल होगी कि ये पोल की तरफ जा रहे हैं ऐसे। तो अगर मान लो टोटल ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम होते स्टार्टिंग में, तो अब मेरे पास 23 ऊपर मूव किए थे, 23 नीचे मूव किए थे, अब वो 23 बीच में से सेपरेट हो गए। तो 23 यहाँ, 23 यहाँ, 23 इधर एंड 23 इधर। एंड फाइनली जब मैं टीलो फेज करूंगा, फाइनली मैं जब टीलो फेज करूंगा, तो टीलो फेज में ध्यान से सुने आप, टीलो फेज 2 में मेरे पास 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, जिनमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे पास होगा सी, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा सी। इस तरीके से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अगर ये ह्यूमन का सेल है तो चारों न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे चारों न्यूक्लियस में। क्लियर? और अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा सी, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा सी। तो ये एन होगा और अमाउंट ऑफ डीएनए सी, एन और सी। अगर ह्यूमन का सेल है तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। तो 4 हमारे पास न्यूक्लियस विच इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इसके बाद इनकी साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में मुझे दो टाइप की साइटोकाइनेसिस दिखती है, टू टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस दिखती है। एक साइटोकाइनेसिस जो होती है वो होती है हमारे पास, ध्यान से सुने, एक टाइप वाली होती है जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव, जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक। मतलब आपने ये डिप्लॉयड सेल लिया, आपने ये डिप्लॉयड सेल लिया, इस डिप्लॉयड सेल में हमने मियोसिस 1 करी, मियोसिस 1 से हमारे पास दो हैप्लॉयड सेल बन गए, ये दो हैप्लॉयड सेल बन गए। तो मियोसिस 1 के बाद मेरे पास ये दो हैप्लॉयड सेल बन गए जिसका अमाउंट 2C है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी मियोसिस 2 कर रहा हूं। अब इसकी मैं मियोसिस 2 करूंगा, पर उससे पहले इनमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और न्यूक्लियस प्रॉपर दो अलग अलग सेल बन जाएंगे सक्सेसिव। अब इसके बाद मैं इसकी क्या करूंगा, मियोसिस 2 करूंगा। तो साइटोकाइनेसिस यहां हो गई। अब मैं इसकी मियोसिस 2 करूंगा तो मेरे पास कितने सेल बन जाएंगे, कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, पर सेल में दो न्यूक्लियस बन जाएंगे और वो दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड ही होंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसकी साइटोकाइनेसिस करूंगा, साइटोकाइनेसिस करूंगा। तो हमारे पास फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, इस तरीके से चार साइटोकाइनेसिस के बाद चार हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। इस तरह की साइटोकाइनेसिस को कहते हैं सक्सेसिव, जिसमें जिसमें एक के बाद एक साइटोकाइनेसिस होती है। लेकिन एक साइटोकाइनेसिस होती है जिसे कहते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होगा एक साथ। एक साथ का मतलब क्या होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। देखिए ध्यान से, ये सेल है डिप्लॉयड सेल, इसमें मियोसिस 1 होगी, क्लियर, और उसके बाद हमारे पास ये दो न्यूक्लियस बन जाएंगे और इस दो न्यूक्लियस में फिर से मेरे पास मियोसिस 2 होगी। और कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे हमारे पास, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब इसकी साइटोकाइनेसिस होके हम फाइनली 4 हैप्लॉइड सेल बनाएंगे। तो इस टाइप की साइटोकाइनेसिस को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस। तो दो टाइप की साइटोकाइनेसिस हो सकती है मियोसिस के बाद, डिपेंडिंग ऑन सेल। कौन सा सेल है, वन इज सक्सेसिव, अनदर इज साइमल्टेनियस। तो ये आपका फिनिश करता है आपका बेसिकली मियोसिस को। आप एनसीईआरटी से पढ़े, काफी सारी चीजें हैं जो मैंने प्रॉपरली बता दी है। इसमें रिमेनिंग टॉपिक है आपका टाइप ऑफ मियोसिस बताना है, एपीसी बताना है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, टीलोमरेज के बारे में बताना है।
जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो नीट में कहीं पूछे गए थे, तो उनके बारे में बताना है। टाइप ऑफ मियोसिस काफी इंपॉर्टेंट है, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेक श्योर आप इसको पढ़ते वक्त नोट्स बनाएं और फिर एनसीईआरटी से रीड कर कर उन नोट्स में एड ऑन कर लें, आपका नीट के लिए चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड करते हैं सेशन को।